प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय या बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र या पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राजकोषीय नीति का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में इस ई लेक्चर में हम राजकोषीय नीति के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा हमने देखा था, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनमें राजकोषीय नीति के उद्देश्य में भी भिन्नता पाई जाती है। तो हम इस ई लेक्चर में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं दोनों में राजकोषीय नीति के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। प्रोफेसर चलैया के विचार हमने पहले भी देखे थे कि विकासशील देशों की क्या विशेषताएं होती है और विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं की परिस्थितियों में क्या अंतर होता है। प्रोफेसर चलैया ने विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के महत्व को 4 प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला, विकासशील देशों में बचतों की कमी होती है तथा बचतें पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं और पूंजी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन होती है। किन चीज़ों पर जोर दिया उन्होंने महत्व में? एक तो ये कि पूंजी पर महत्व दिया उन्होंने। और पूंजी किससे मिलती है? बचतों से पूंजी का निर्माण होता है। जब बचतों का विनियोग किया जाता है तो पूंजी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विकासशील देशों में क्योंकि आय कम होती है, उपभोग अधिक होता है, तो बचतें कम होती हैं और पूंजी निर्माण कम हो पाता है और पूंजी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन होती है। तो राजकोषीय नीति के द्वारा पूंजी निर्माण का कार्य किया जाता है। दूसरा, विकासशील देशों में उपभोग की प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है। उपभोग बहुत अधिक किया जाता है क्योंकि आय कम होती है और आवश्यकताएं मनुष्य की असीमित होती हैं। उनको पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उपभोग किया जाता है वो आय का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है विकासशील देशों में गरीबी और कम आय के कारण। इसे नियंत्रित करने के लिए कर लगाकर बचतों को प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों में बचतों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाता है? कर लगाकर, जिससे कि कम खर्च वो कर सके और सरकार के पास आय प्राप्त हो, जिससे कि वो विनियोग करके आर्थिक विकास और पूंजी निर्माण का कार्य कर सके। इसके अलावा उद्यमियों पर करों की मात्रा में कमी करके विनियोग को बढ़ाया जा सकता है और विनियोग अधिक होगा तो पूंजी निर्माण भी अधिक संभव हो सकता है। तीसरा है, राजकोषीय नीति के माध्यम से वास्तविक आय के स्रोतों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। वास्तविक आय जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। उच्च वर्ग पर कर लगाकर आय प्राप्त होती है सरकार को। राजकोषीय नीति का संबंध किससे होता है? सरकार के आय और व्यय से होता है, ये हमने देखा था। तो उच्च वर्ग पर जब कर लगाती है सरकार तो उससे सरकार की आय होती है और उसको किस पर व्यय करती है? गरीबों पर व्यय करके यह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, विनियोग, इनके अतिरिक्त वास्तविक आय के स्रोतों में संतुलन स्थापित करना भी राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा है, राजकोषीय नीति की सहायता से मौद्रिक साधनों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में मापे जाते हैं जो साधन, मौद्रिक साधन कहलाते हैं और इनमें भी संतुलन स्थापित किया जाता है राजकोषीय नीति या सरकार की आय और व्यय की नीति के द्वारा। ये विचार व्यक्त किए गए हैं प्रोफेसर राजा जी चलैया के द्वारा। अब हम इन विचारों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। जैसे प्रोफेसर चलैया ने बताया था कि बचतों के द्वारा
विनियोग करके पूंजी निर्माण संभव हो जाता है। और विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के अंदर व्यक्तिगत आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है। तो सरकार क्या करती है? सरकार करों द्वारा व्यय पे नियंत्रण करती है। बचत में वृद्धि होती है और जिससे विनियोग में वृद्धि होती है और जिससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। दूसरा है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के बाद सभी विकासशील देशों के सामने आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। आर्थिक विकास के साथ अर्थव्यवस्था में उच्चावचनों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तेजी और मंदी की स्थितियां आना स्वाभाविक है। मुद्रास्फीति होना स्वाभाविक है। परंतु आर्थिक विकास के साथ यदि स्थिरता न हो तो आर्थिक विकास न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। और सामान्य कीमत स्तर में यदि वृद्धि नहीं होती तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता है। थोड़े बहुत कीमतों में उतार चढ़ाव आते हैं परंतु ये अनियंत्रित नहीं होने चाहिए। अनियंत्रित उतार चढ़ाव नहीं आए इसके लिए राजकोषीय नीति को विकासशील देश काम में लेते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं? किस तरह से कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण लाते हैं? कीमतों में जो वृद्धि होती है वो मांग में वृद्धि के कारण होती है। जब आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है और उसमें कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। तो उसके लिए उत्पादन में वृद्धि करना एक तरीका है, परंतु साथ ही राजकोषीय नीति के अंदर सरकारी आय और व्यय तथा ऋण की नीतियों में भी परिवर्तन करके सरकार स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। सरकार की आय के अंतर्गत हम लेते हैं करारोपण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार करों में वृद्धि करती है ताकि मांग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो। अतः करारोपण में विविधीकरण तथा विस्तार करके उसे प्रगतिशील बनाकर अर्थात अमीरों पर अधिक कर लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी तरह से सरकारी व्यय किस तरह कीमत नियंत्रण या मुद्रास्फीति के नियंत्रण में काम में लिया जाता है? इसके लिए सरकार अपने प्रशासनिक व्यय को कम करती है और पूंजी लगाती है, घाटे की व्यवस्था को सीमित करती है। इसी तरह से ऋण जो तीसरा हिस्सा है राजकोषीय नीति का, उसमें वो क्या करती है? मुद्रास्फीति की दशा में सरकार को जनता से ऋण लेकर अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि लोगों के पास मांग के लिए वस्तु और सेवाओं की मांग के लिए कम मुद्रा रहे। इसके लिए भारत सरकार भी काफ़ी योजनाएं संचालित करती है, इनामी योजनाएं संचालित करती है, बचत पत्र इत्यादि संचालित करती है और ऋण प्राप्त करती है जिससे लोग बचत करें और विनियोग बढ़े तथा मांग में कमी आए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आए। ये बहुत आवश्यक होता है एक विकासशील अर्थव्यवस्था में और ये किया जाता है राजकोषीय नीति के माध्यम से। इसके बाद तीसरा है विनियोग की दर में वृद्धि करना। पिछड़े व विकासशील देशों में जनता की प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण विनियोग, उत्पादन एवं रोजगार का स्तर नीचा होता है। निजी क्षेत्र में निवेश की प्रवृत्ति उन क्षेत्रों में अधिक होती है जिनमें लाभ की मात्रा अधिक होती है और शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जेस्टेशन पीरियड जिनमें कम होता है। ये कल्याण के लिए कार्य नहीं करते बल्कि निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक हित का या सामाजिक सेवाओं के ऊपर विनियोग ये नहीं करते हैं। यहाँ पर रोल आ जाता है सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित होने से रोकती है और अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और इसके लिए वह कर का उपयोग करती है और
कर जो जिनको बढ़ावा देना चाहती है उनमें कर की रियायतें करती है। इसी तरह से निर्यात को बढ़ाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देती है, उनको कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती है, उनके लिए कर की दर कम रखती है, कई तरीके की उनको छूट प्रदान करती है। इस तरह से निर्यात को बढ़ावा देती है। ये सब कार्य औद्योगिक विकास के लिए किए जाते हैं और विनियोग में वृद्धि करने से ही औद्योगिक विकास संभव होता है। इस तरह से विभिन्न उद्योगों में जिनमें सरकार चाहती है कि विकास अधिक हो, उनमें विनियोग की दर में वृद्धि करती है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार आवश्यक वातावरण व सुविधाएं प्रदान करती है। अतः राजकोषीय नीति के अंतर्गत वह इन सभी का प्रयोग करती है। अगला है साधनों का उचित वितरण। राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य सीमित साधनों का उचित वितरण एवं आवंटन करना भी होता है। विकासशील देशों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होने से गरीब व अमीर की खाई बहुत गहरी होती है और एक विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जैसा हमने कहा था, पाया जाता है, गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। इस तरह से एक खाई और अधिक गहरी हो जाती है। यहाँ रोल आता है सरकार का। सरकार ही इस चीज़ को रोक सकती है, निजी क्षेत्र तो यह बढ़ाने का ही कार्य करता है। और न्याय प्रदान करने के लिए सरकार करारोपण और सार्वजनिक व्यय दोनों ही कार्यक्रमों की सहायता लेती है। करारोपण में जैसे हमने बात की थी, प्रगतिशील करारोपण को काम में लेती है और साथ ही अधिकारियों के अंदर कुशलता व ईमानदारी रहे, इसके ऊपर भी ध्यान देती है। वह जो गरीबों और अमीरों के बीच की खाई है उसको कम करने का प्रयत्न करती है, जिसे हम कहते हैं वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में जो है प्रत्यक्ष कर का बहुत अधिक महत्व होता है। हमने अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा था। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, ये प्रगतिशील यदि होते हैं तो ये वितरणात्मक न्याय की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो वस्तु पेन लगाए जाते हैं वस्तुओं और सेवाओं पे, तो आवश्यक वस्तुएं पर यदि ये लगेंगे तो उससे गरीबों को भी देने पड़ेंगे और मांग और पूर्ति की लोच भी इनको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से सरकार साधनों का उचित वितरण करके जो है आय के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती है। इसके बाद अगला है पर्याप्त आय प्राप्त करना। ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है राजकोषीय नीति का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। वर्तमान में प्रत्येक देश में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में राजस्व की आवश्यकता होती है और सरकार को अपने बढ़े हुए इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जो आय प्राप्त करनी होती है वो किसका हिस्सा होती है? राजकोषीय नीति का हिस्सा होती है। तो सरकार की राजकोषीय नीति इसके लिए भी, इस उद्देश्य के लिए भी कार्य करती है। तो ये हमने देखे विभिन्न उद्देश्य जिनके लिए विकासशील देशों में राजकोषीय नीति कार्य करती है। परंतु विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन में कई सीमाएं एवं कठिनाइयां भी आती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि विकासशील देशों में राजकोषीय नीति की सीमाएं अथवा कठिनाइयां क्या हैं। विकासशील देशों में मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने, अर्थात मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने, बेरोजगारी दूर करने व रोजगार सृजन करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। परंतु राजकोषीय नीति स्वयं में पूर्ण नहीं है। राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएं, शर्तें व कठिनाइयां होती हैं जो इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। तो अब हम ये देखते हैं
कि राजकोषीय नीति की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं। पहला तो है, जो विकासशील देश हैं उनके अंदर एक सुव्यवस्थित एवं उचित कार्य नीति का अभाव पाया जाता है। उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, परंतु उसको कार्यान्वयन कैसे किया जाए उसकी नीति बनाना भी आवश्यक होता है, परंतु अल्प विकसित स्थिति की परिस्थितियों के कारण इस कार्यनीति का अभाव पाया जाता है। आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव, इसी तरह से जो विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं इन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की, उसके अंदर उद्यमशीलता और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे वो साधनों के स्तर पर हो, उसमें अभाव पाया जाता है जो इसके कार्यान्वयन में रुकावट बनता है। इसके अलावा अशिक्षा एवं अज्ञानता, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके अंदर शिक्षा और कुशलता का होना भी बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे अभी कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उसके अलावा अशिक्षा एवं अज्ञानता जो होती है उससे भी आर्थिक विकास बाधित होता है और जो नीति का कार्यान्वयन है वह भी बाधित होता है। इसी तरह से जैसे हमने बात की कुशलता की, प्रशिक्षण की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उसका भी यहाँ पर अभाव पाया जाता है। सरकार काफ़ी कोशिश करती है, परंतु वह कोशिश अपर्याप्त ही रह रही है और अभी भी भारत जैसे देश में कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों का बहुत अधिक अभाव है। जो शिक्षित भी हो रहे हैं युवा, उनमें रोजगार के लिए आवश्यक कुशलता या कौशल या प्रशिक्षण की कमी पाई जाती है। इसी तरह सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति है। विश्वसनीय एवं पूर्ण आंकड़ों व सूचनाओं का अभाव, यहाँ पर अधिकतर असंगठित क्षेत्र होता है और जिसमें आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो इसलिए सरकार नीति के कार्यान्वयन में कठिनाई महसूस करती है। अमौद्रिक एवं अनार्थिक क्षेत्रों की अधिकता, अमौद्रिक का तात्पर्य वस्तु विनिमय प्रणाली से चलने वाले क्षेत्र और अनार्थिक क्षेत्र का तात्पर्य है जिसमें आर्थिक क्रियाएं नहीं की जाती हैं। इस तरह से इन प्रकार के क्षेत्रों की अधिकता होने के अंदर वहाँ तक राजकोषीय नीति की पहुँच नहीं बन पाती है और ये एक बड़ी बाधा के रूप में उभरते हैं। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त आर्थिक साधनों की कमी, अर्धविकसित या अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि उनमें आर्थिक साधनों की भी कमी पाई जाती है। मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपनाए गए प्रयत्नों का बचत, निवेश व उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। एक ओर मुद्रास्फीति होती है और दूसरी ओर उत्पादन की कमी होती है। इस तरह से ये स्टैगफ्लेशन वाली जो स्थिति होती है वह राजकोषीय नीति को लागू करने में काफ़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है और ये आवश्यक हो जाता है सरकार के लिए कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखे, परंतु इसके कारण बचत, निवेश और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उद्यमी अधिक लाभ के लिए कार्य करते हैं और लागत को कवर करना उनके लिए अधिक आवश्यक होता है, न कि कीमतों में कमी लाना। जबकि उपभोक्ता जो होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति पर काबू पाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से दोनों ओर के जो इंटरेस्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, पर सरकार कल्याणकारी राज्य है इसलिए उसको मुद्रास्फीति को रोकने के भरपूर प्रयास करने पड़ते हैं, परंतु इससे निवेशक हतोत्साहित होते हैं और बचत, निवेश तथा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अब हम देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास को कायम रखने में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहाँ आर्थिक विकास करना एक चैलेंज था, यहाँ पे आर्थिक विकास को कायम रखना एक चैलेंज, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण योगदान देती है। सरकार की आय और व्यय और ऋण की नीति महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन देशों में कुल उत्पादन की वृद्धि को जारी रखना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता, अपितु कुल उत्पादन की वृद्धि की निरंतरता को कायम रखना पड़ता है। अगर कोई देश विकास करना चाहता है या विकास बनाए रखना भी चाहता है, कायम भी रखना चाहता है, तो उसके लिए उत्पादन की वृद्धि को जारी रखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि लगातार वृद्धि होते रहना भी आवश्यक होता है, तभी विकास कायम रह सकता है। विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। आय का न्यायोचित वितरण। उपयुक्त राजकोषीय नीति द्वारा धनिकों से गरीबों की ओर आय का हस्तांतरण होना चाहिए, जिससे देश में बेरोजगारी दूर हो एवं उपयोग की या उपभोग की प्रवृत्ति बढ़े। यहाँ मांग की कमी एक बड़ी समस्या होती है, इसलिए उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाना चैलेंज होता है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य विनियोग के स्तर को ऊंचा रखना है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना होता है। ऊंची है विनियोग की का स्तर इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं को, परंतु उसे ऊंचा रखना, कायम रखना एक उद्देश्य होता है राजकोषीय नीति का। आर्थिक उच्चावचनों को रोकना। विकसित देशों में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उच्चावचनों को रोककर अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना होता है। जैसे हम देखते हैं सारा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, इस तरह से 2008 में भी व्यापक विश्वव्यापी मंदी आई थी। तो एक चक्र की तरह मंदी की स्थितियाँ आती रहती हैं और मुद्रास्फीति की स्थितियाँ भी आती रहती हैं। इन उच्चावचनों को, तेजी और मंदी की स्थितियों को रोकना राजकोषीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विकसित अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा लगातार नई तकनीकी का विकास करना विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक होता है, और इसलिए सरकार शोध कार्यों को अधिकाधिक सहायता प्रदान करती है, जिससे तकनीकी विकास की ऊंची दर को प्राप्त किया जा सके। लगातार प्रतियोगिता चलती है विभिन्न देशों के बीच में लागत कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जो तकनीकी विकास की ऊंची दर के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार इन अर्थव्यवस्थाओं को, विकसित अर्थव्यवस्थाओं को तकनीकी विकास की ऊंची दर बनाए रखनी पड़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ती है, उत्पादन की नई नई तकनीकी का विकास करना पड़ता है, और सरकार इसके लिए जो रिसर्च है या शोध कार्य हैं उनमें सहायता प्रदान करती है, तभी ये संभव हो पाता है। क्योंकि शोध कार्यों या रिसर्च से लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए निजी उद्यम इसमें कम इंटरेस्टेड होता है। बहुत टाइम लगता है अगर लाभ प्राप्त होता है तो उसके अंदर, और तकनीकी विकास के कार्य के अंदर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, वो बाद में प्राप्त होता है। इसके लिए सरकार को ही आगे आना पड़ता है और अपनी व्यय बढ़ाने पड़ते हैं राजकोषीय नीति के माध्यम से। अगला है आवश्यक विकास दर को बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना आवश्यक है। पूंजी निर्माण की दर यहाँ अच्छी होती है, परंतु उसको भी बढ़ाए रखना
आवश्यक होता है, तभी विकास दर बढ़ सकती है। तो विकास की दर बढ़ाना विकसित देशों की भी आवश्यकता है और पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना इसके लिए आवश्यक है, जो राजकोषीय नीति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा विकसित अर्थव्यवस्थाएं तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से अलग अलग उद्देश्य होते हैं राजकोषीय नीति के, और विकासशील देशों को अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।